वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। कल हम लोग मॉडर्न इंडिया में पीछे का पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपका चंपारण ये सब हो गया है, खेरा सत्याग्रह हो गया है, रॉलेट एक्ट भी हो चुका है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक तक का हो चुका है। आज हम लोग खिलाफत मूवमेंट लेकर के आए हैं। एनसीएम कल के वीडियो में डाल देंगे। आज खिलाफत मूवमेंट समझते हैं। एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या है ये, इसके पीछे का क्या रीजन है, इसको धीरे धीरे करके हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हुआ क्या था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, क्लियर है। 1914 से 1918 में जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफ ये हो रहा था, तो इसमें आपको बता दें कि एक साइड था ब्रिटेन, यूएसएसआर जो कि अभी रशिया है, और एक साइड था जर्मनी, एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, माने ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये सब ठीक है। अब एंट्री होता है किसका, वो देखिए, जिससे खिलाफत का लेना देना है वो है तुर्की। तो तुर्की जो है वो सपोर्ट कर रहा है किसको, जर्मनी और इसको, यानी तुर्की किसके खिलाफ है, ब्रिटेन के खिलाफ है। क्लियर है। तुर्की है कौन भाई, और भारत से क्या लेना देना है तुर्की को, तो भारत के मुसलमान हो या पूरे दुनिया का मुसलमान हो, पूरे दुनिया के मुसलमान जो हैं वो खलीफा को मानते हैं। खलीफा मतलब उनका खलीफा क्या है भाई, तो खलीफा आपका रिलीजियस हेड, बेसिकली सुन्नी मुसलमान का ये रिलीजियस हेड होता है खलीफा। वैसे कहने के लिए तो सभी मुसलमान एक ही टाइप मतलब हो सकते हैं, मगर कहने का ये मतलब है कि मुसलमानों के रिलीजियस हेड एक होते हैं। एक तो पूरे भगवान जी हो गए जो कि अल्लाह, बट एक रिलीजियस हेड इंसान होते हैं ये, और उनको खलीफा कहते हैं। इसको कहिएगा आप लोग धर्म के नेता, धार्मिक नेता, रिलीजियस हेड, धर्म के नेता, धार्मिक प्रधान, मुखिया, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो खलीफा जो है वो कहाँ थे, उनका साम्राज्य कहाँ था, तो तुर्की ही था। ठीक है। तो यही इसी से रिलेटेड है। तुर्की मुसलमान, सारे मुसलमान रिलीजन के वजह से, मुस्लिम रिलीजन के वजह से, इस्लाम के वजह से, जितना भी देश दुनिया का मुसलमान था, कहीं का भी मुसलमान, पूरे पृथ्वी पर का मुसलमान तुर्की को सपोर्ट करता था। रिलीजियस हेड होने के कारण तुर्की के खलीफा को, तुर्की के किंग को, या तुर्की एम्पायर आप समझ लीजिए, तो तुर्क एम्पायर को क्या करता था, सपोर्ट करता था। तो चलिए, तो रिलीजन के नाम पर भारतीय मुसलमान किसका सपोर्ट कर रहे होंगे, तुर्की का। मगर आप बताइएगा कि भारतीय मुसलमान रह कहाँ रहे थे, ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में रह रहे थे। अगर जो ब्रिटिशर्स हारे, तो ब्रिटिशर्स फेंक के गए थे हम लोगों के पास क्या, मतलब झूठा वादा करके गए थे कि अगर हम लोग जीत जाते हैं तो तुम लोग को स्वराज दे देंगे, तो थोड़ा बहुत फ्रीडम दे देंगे, हो सके तो पूरा फ्रीडम दे देंगे, मगर तुम लोग क्या करो, अभी मेरा मदद करो। तो भारतीय मुसलमानों के लिए स्थिति इतनी बुरी थी कि अगर ये हार जाएंगे तो हम लोगों को क्या नहीं मिलेगा, एक तरीके से स्वराज, ऑटोनॉमी जो होता है, स्वायत्तता, वो नहीं मिलेगा। और अगर ये जीत जाएंगे, ब्रिटेन वाले लोग जीत जाएंगे, मतलब ब्रिटिश एम्पायर अगर जीत जाता है, तो तुर्क साम्राज्य के साथ ये लोग एक बुरा व्यवहार करेगा, यानी खलीफा को एक तरीके से बेइज्जत करेगा, खलीफा को जलील करेगा। कौन, ब्रिटेन, यूएसएसआर, ये लोग, क्योंकि जर्मनी ब्रिटेन के खिलाफ है, तुर्की जर्मनी का दोस्त है। तो यही सब सोच के, यही परिप्रेक्ष्य में, इसी कंटेक्स्ट में आपका खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है। तो देखिए 1914 के समय में कोई नहीं जान रहा होता है, जब वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो ये तो किसी को नहीं पता होता है कि ब्रिटेन हारेगा कि जीतेगा। और जहां तक का बात कहे तो उस समय 1914 के समय में हो सकता था, लोग सोचते होंगे कि जर्मनी ही जीत जाए, कुछ लोग सोचते होंगे ब्रिटेन भी जीत सकता है, माने ये ग्रुप जीत सकता है या ये ग्रुप जीत सकता है। बट 16 आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये दिखने लगा कि ब्रिटेन जीत रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 18 में
1918 के ही समय में ब्रिटेन जीत जाता है ना, मतलब जीत एकदम तय हो जाता है और जीत ही जाता है। तो भारतीय मुसलमान एक खिलाफत कमेटी बनाते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन का रवैया इन लोगों के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। जर्मनी से बहुत सारा चीज हड़पा जाता है। जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ाएंगे विश्व इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तब आपको बताएंगे कि जर्मनी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद जर्मनी से बोला जाता है कि सारा वॉर का खर्चा तुम दो, फिर कोयला जो तुम्हारे पास है बहुत सारा वो हमको पहुंचा दो। तो इन लोगों इसके साथ भी बहुत ही अपमानजनक संधि किया जाता है। देखिए, अगर दोनों लोग बराबर का अगर समझौता करते हैं तो ट्रीटी कहते हैं, और अगर अपमानजनक बेइज्जती भरा ट्रीटी किया जाता है तो उसको ट्रूस कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ भी क्या होता है, ट्रूस होता है एक तरीके से जर्मनी के साथ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद ये लोग करवाते हैं। उसी के साथ साथ ही तो फिर यही होता है कि तुर्की के साथ भी तो बुरा ही होगा। तो भारतीय लोग, आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी को फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी फॉर्म होता है। और ये मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी जो फॉर्म होता है, इस कमेटी का डिमांड क्या होता है अगर आप देखें तो सबसे पहले ये फॉर्म कौन किया? तो फॉर्म किए हैं हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। वैसे कुछ बुक में ये भी लिखा रहता है कि मोहम्मद अली और शौकत अली, जो अली ब्रदर्स थे, वो लोग भी इस कमेटी के मेंबर थे। ये लोग मिलके फॉर्म किए थे। और कुछ में सिर्फ इन्हीं तीनों का नाम दिया रहता है, हकीम अजमल खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हसरत मोहानी का यहाँ पे लिखा हुआ है। ये खिलाफत कमेटी बनता है और ये इसका डिमांड ये रहता है किससे? ब्रिटिशर्स से, कि देखिए प्लीज आप लोग क्या कीजिए, तुर्की को मतलब जलील मत कीजिए, और आपका इच्छा है तो तुर्की को बांट लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, बट खलीफा को किसी तरीके का बेइज्जती मत कीजिए खलीफा का। उसके साथ साथ जो मेरा जजीरातुल अरब है, आखिर ये जजीरातुल अरब क्या होता है? तो जैसे 4 धाम होता है हिंदुओं का, वैसे ही जजीरातुल अरब होता है होली प्लेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, तो जजीरातुल अरब जैसे पैलेस्टीन, ये सब, उसको तुर्क या खलीफा के हाथ से मत छीनिए। उस पे एकाधिकार किसका होगा? खलीफा का होगा। भले ही पूरा तुर्की बांट लीजिए, मगर खलीफा का बेइज्जती मत कीजिए। पहला डिमांड क्या है कि भले ही आप तुर्की से पूरा सामान ले जाइए, जिस तरीके से जर्मनी से आप बोले कि कोयला दो, पैसा दो, ये दो, वो दो, आप कीजिए, बट खलीफा को जलील मत कीजिए। और दूसरा क्या मत कीजिए? तो जजीरातुल अरब यानी कि होली प्लेसेज ऑफ इस्लाम, उसको मत छुइए, उसको खलीफा के ही अंडर रहने दीजिए। ये 2 डिमांड था किसका? खिलाफत कमेटी का। सॉरी, तो खिलाफत कमेटी का यही 2 डिमांड था। खिलाफत कमेटी क्या कहता है? तो कहता है, ये डिमांड करने के बाद ये लोग आराम कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि शायद ये ब्रिटिशर्स मान जाए, बट ब्रिटिशर्स उसके बाद क्या करते हैं वो आप लोग देखेंगे कि इस पे कोई भी मतलब सुनवाई ही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तुर्की को मतलब खलीफा को हटा दिया जाता है एक तरीके से खलीफा के पद से, और उसके बाद फिर क्या किया जाता है? तो फिर कुछ हिस्सा रूस लेके भाग गया, कुछ हिस्सा ब्रिटेन अपने लिए रख लेता है, तो कुछ मतलब इधर उधर यहूदियों को लाके बसा देता है। बहुत सारा 3-5 ये लोग कर देता है। ठीक है, बहुत सारा इधर उधर का काम ये लोग करता है ना। यही तो नियम रहता है कि हार जाने के बाद कुछ एरिया, ऐसा नहीं है कि हम एरिया लेके भाग जाएंगे, वहां का एरिया मेरा है, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो मुसलमानों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसका मतलब ब्रिटिशर्स का रवैया खलीफा के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, डिमांड करने के बावजूद भी। तब फिर 17 अक्टूबर 1919 को मुसलमान, सारे के सारे भारतीय मुसलमान भाई क्या करते हैं? तो वो लोग हड़ताल करते हैं और खिलाफत दिवस मनाते हैं। ऑल इंडिया, पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया जाता है कि खलीफा को बचाने के लिए खिलाफत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। 17 अक्टूबर 1919 को। अब यहाँ पे 17 अक्टूबर 1919 में खिलाफत दिवस तो चल ही रहा है। गांधी जी को एक प्रॉब्लम, 2-4 प्रॉब्लम नजर आता है। पहला प्रॉब्लम जालियांवाला बाग है ना, पहला प्रॉब्लम जालियांवाला बाग इंसिडेंट। जालियांवाला बाग इंसिडेंट जो आपका अप्रैल 1919 में ही हुआ है, खिलाफत कमेटी के बनने के जस्ट 1 महीना बाद। उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते कई सारे मतलब प्रॉब्लम्स हो गए थे, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स,
आर्थिक व्यवस्था जो है चरमरा गई थी, है ना, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गया था, ये सारा दिक्कत। तो इससे सारी जनता जो था, जितना भी भारतीय जनता है, सब प्रभावित, है ना, सभी लोग उससे परेशान थे, है ना। इकोनॉमी, इन्फ्लेशन के बढ़ने से, महंगाई के बढ़ने से सभी लोग बहुत परेशान थे, है ना। और इसके अलावा क्या था, तो इसके अलावा एक छल जो गांधी जी से भी किया गया था कि अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो बाद में हम आप लोग को थोड़ा सा ऑटोनॉमी देंगे, माने थोड़ा फ्रीडम देंगे, है ना। ये सब कुछ मिला नहीं, है ना। इसके अलावा और क्या हुआ, तो जालियांवाला बाग। तो कहीं ना कहीं जालियांवाला बाग में क्रूएल चेहरा निकल करके आया ब्रिटिशर्स का। रॉलेट एक्ट, ये सारी चीजें जो थी, ये गांधी जी और पूरे भारतीयों को परेशान कर रही थी। खिलाफत आंदोलन तो बेसिकली भारतीय मुसलमान को रिलीजियसली टॉर्चर कर रहा था, है ना, खिलाफत खलीफा के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा था। उसके अलावा ये सब तो मुसलमान हिंदू सब लोग इस चीज से परेशान थे। महंगाई से ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ हिंदू ही परेशान था, मुस्लिम भी परेशान थे। उसी तरीके से ऑटोनॉमी की बात हुई थी, बट ऑटोनॉमी मिलने का कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, माने कुछ स्वायत्तता दी जाएगी बट दी नहीं गई। बोला था वो लोग कि हेल्प कीजिएगा तो कुछ स्वायत्तता देंगे। तो इन सारे कारणों से गांधी जी सोच रहे थे कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज मतलब दिखाने के कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, ठीक है। तब गांधी जी सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो वही सेम इनके माइंड में आता है कि कुछ आंदोलन करना पड़ेगा, कुछ सत्याग्रह करना पड़ेगा। और तभी खिलाफत दिवस पूरा मुस्लिम लोग क्या करता है, हड़ताल करता है। तो गांधी जी सोचते हैं कि मुसलमानों को, बेसिकली मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो चुकी थी और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के बनने से, या यूं कह लीजिए कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बाद से एक फूट डाला गया था हिंदू और मुसलमानों के बीच में। तो कई सारे मुसलमान कांग्रेस को हिंदुओं का पार्टी समझते थे या हिंदुओं की संस्था समझते थे। तो कोई भी काम जो कांग्रेस करता था, माने कांग्रेस एज संस्था कोई काम अगर करे तो मुसलमान उसको, ज्यादातर मुसलमान सपोर्ट ही नहीं करते थे। तो गांधी जी सोचे कि ये सब प्रॉब्लम तो है ही, उसके अलावा ये खिलाफत डे मना रहे हैं ये लोग, तो एक बार इन लोगों से मिल के देखते हैं और हम कहेंगे क्या, गांधी जी बोले कि हम ये करेंगे कि हम इन लोगों का जो ये डिमांड है हम भी इसमें सपोर्ट करेंगे। हम भी अंग्रेजों से कहेंगे कि खलीफा का इज्जत किया जाए और खलीफा को टॉर्चर नहीं किया जाए, है ना। माने पूरा कांग्रेस मिल करके हम लोग कहेंगे। और खिलाफत जो कमिटी है वो लोग तो कहेगा ही, मुस्लिम लीग कहेगा ही। और बदले में क्या होगा कि एक यूनिटी बनेगा, एक एकता बनेगा और हम लोग मिलजुल करके एक कोई आंदोलन लॉन्च करेंगे। और उस आंदोलन में क्या होगा, तब अंग्रेजों को हम लोग अच्छे से सबक सिखाएंगे। तो गांधी जी इतना सारा बात सोच लिए। किस दिन सोचे, तो 17 अक्टूबर 1919 को जब पूरे देश में मुसलमानों ने हड़ताल किया तो गांधी समझ गए कि भाई मुसलमानों के मन में भी क्या हो चुका है, मुसलमानों के मन में भी ब्रिटिशर्स के प्रति क्रोध की भावना है, एक एंगर इशू जो होता है वो हो गया है। क्योंकि 1909 में जब उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला तो मुसलमानों के लिए तो ब्रिटिशर्स भगवान जैसे हो गए थे उस समय, है ना। तो इसीलिए खिलाफत मतलब इसीलिए गांधी, उसके बाद से मुस्लिम लीग के बनने के बाद से कई सारे मुसलमान किसी भी बात पे कांग्रेस के सपोर्ट में रहते ही नहीं थे। उनको लगता था कि ये हिंदू के लिए है। बट खिलाफत दिवस के समय में गांधी सोचे कि मुसलमानों को भी हम लोगों की जरूरत है और हम लोगों को मुसलमानों की जरूरत है, यूनिटी बनाते हैं, कांग्रेस अंग्रेज को भगाते हैं, ठीक है। तो गांधी जी दौड़े दौड़े मिलने चले गए अगले ही महीने, मतलब बात पहुंचाए कि मिलना चाहते हैं। तो वही मिलने गए, बोले कि हम आप लोग को सपोर्ट करेंगे। किस चीज में, तो खलीफा का जो मतलब प्रॉब्लम है हम उसको कहेंगे कि भाई सही बात है, खलीफा को इज्जत से ये किया जाए। तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होता है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का। कब होता है, 23 नवंबर। देखिए 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। उसके बाद गांधी जी सारा तिगड़म मन में बैठाए और चले गए, बोले कि हम सपोर्ट करेंगे तुम लोगों का ही खिलाफत दिवस, ये खलीफा को सपोर्ट करेंगे, हम भी अंग्रेजों के खिलाफ हम भी चलेंगे तुम लोग के साथ। और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होता है और गांधी उसमें जाते हैं और गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली का जो होता है उसमें अध्यक्ष कौन बनते हैं, प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, गांधी जी बनते हैं। गांधी जी डिमांड रखते हैं कि हम लोग एक साथ मिलकर के एक कोई मूवमेंट लॉन्च करते हैं, एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं।
तो खिलाफत वाले बोलते हैं कि भाई क्या मूवमेंट का क्या एजेंडा है, हम लोग को तो खलीफा को बचाना है। तो गांधी कहते हैं कि वो तो हम पहले ही बात कर लेंगे, है ना वो हम पहले ही बात कर लेंगे, सरकार से कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग मिलजुल के बात करेंगे। बट उसके साथ साथ देखिए महंगाई इतना बढ़ा ही हुआ है, तो क्यों ना हम लोग स्वदेशी को एक बार लॉन्च करें। तो ये स्वदेशी जो मूवमेंट था, पहले जो स्वदेशी मूवमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि विदेशी सामान सब छोड़ दो, है ना। तो इस समय तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था, महंगाई बढ़ गया था वॉर के वजह से, ऐसे भी लोग विदेशी सामान अफोर्ड नहीं कर पाते, लोग नाराज हो चुके थे अंग्रेजों से, गुस्सा भरा पड़ा था। तो गांधी जी स्वदेशी वाला वो सारा एजेंडा लेकर के आ गए, जिसमें बोला गया था कि सब चीज छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, अंग्रेजों के द्वारा जो स्कूल बनाए गए उसको छोड़ दो, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कपड़ा छोड़ दो, सब छोड़ दो। तो उसी का ये स्वदेशी में ही था, स्वदेशी मूवमेंट के समय यही एजेंडा था। तो उसी का एक नया नाम ये दे दिए, बोले कि हम लोग स्वराज को एक अलग तरीके से मांगेंगे और नाम देंगे, मतलब सहयोग नहीं करेंगे किसी भी तौर पर, ना ही हम लोग इनका कोई सामान खरीदेंगे, है ना। क्योंकि और सामान नहीं खरीदेंगे, गांधी जी के कहने से थोड़े लोग नहीं खरीदता, ऐसी बात नहीं है। उसके साथ साथ भी आप सोचिए तो महंगाई इतना बढ़ गया था, विदेशी सामान हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, है ना। वॉर के वजह से, युद्ध जो हुआ उसके वजह से महंगाई अपने चरमोत्कर्ष पे था। तो नाम दिए कि हम लोग खिलाफत प्लस असहयोग एक साथ चलाएंगे। 23 नवंबर 1919 के गांधी जी के इस प्रस्ताव को कोई माना ही नहीं। गांधी जी बेचारे मुंह सुखा के चले आए घर, नहीं माना। खिलाफत जो कमिटी के, खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो लोग नहीं माने, ठीक है। अध्यक्ष जो गांधी जी थे दिल्ली कॉन्फ्रेंस के, और जो बात वो बोले कि मिला जुला के हम लोग किया जाए साथ में, तो ये लोग साथ आने के लिए तैयार नहीं थे, इनको भरोसा नहीं था हिंदुओं पे, एक तरीके से समझ लीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद आप लोग देखेंगे नवंबर 1919 के बाद जून 1920 में, एक सेकेंड रुक जाइएगा, मई 1920 में, मई 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरस हुआ, सेवरीज की संधि, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेवरस ये किसके बीच हुआ था, तो आपको बता दें कि ये अंग्रेजों और तुर्की के बीच में हुआ, है ना। तो इसके तहत ही गुजरात और अरब के टुकड़े टुकड़े किए गए, टुकड़े इन द सेंस की बांट लिया गया और खलीफा को पद से हटा दिया गया। खलीफा के अंडर में जो जजीरात उल अरब था तो उस पे खलीफा का पावर समाप्त कर दिया गया। तो ये सारा चीज इसी ट्रीटी ऑफ सेवरस में हुआ मई 1920 में। मुसलमान चाह के भी नहीं रोक पाए, खिलाफत कमेटी के लोग चाह के भी ये जो खलीफा का जो एक पोजीशन था उसको खत्म होने से नहीं बचा पाए। अब गुस्सा एकदम पीक पे। तब फिर क्या हुआ कि 1 से 3 जून 1920, इसके बाद क्या हुआ 1 से 3 जून अगले महीना 1920 में इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली ब्रदर्स के जो बड़े भाई मोहम्मद अली और छोटे भाई शौकत अली, तो मोहम्मद अली बोले इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में गांधी जी से कि अब हम लोग कांग्रेस के साथ मिलकर के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट, असहयोग आंदोलन और खिलाफत दोनों साथ साथ चला, उसके बाद हम लोग साथ में लॉन्च करेंगे, मतलब लॉन्च करना चाहते हैं। अब असहयोग आंदोलन किस तरीके का होगा ये बोला गया कि गांधी जी आप डिसाइड कीजिए कि किस तरीके से असहयोग करना है, ठीक है। और 1 से 3 जून 1920 को जब ये बात कह दिया गया इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में अली ब्रदर्स ये लोग के द्वारा कि हम लोग तैयार हैं आप लोगों के साथ काम करने के लिए, तब फिर कहा गया क्या, जैसे ही गांधी जी ये बात सुने, आप देखिए 1 महीना का गांधी जी टाइम लिए, लगभग 1 से 2 महीना का, और 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन कम खिलाफत मूवमेंट यानी खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को साथ में लॉन्च हो गया, ठीक है। गांधी जी लॉन्च कर दिए। हालांकि कांग्रेस के सारे लोग इसके सपोर्ट में नहीं थे कि मुस्लिम लीग का या खिलाफत कमेटी का सपोर्ट किया जा रहा है, हम लोग क्यों सपोर्ट करें,
वो लोग तो सेपरेट इलेक्टोरेट बड़ा मांग रहा था, वो लोग तो अंग्रेजों का हितैषी बन के बैठा हुआ था, और आज हम लोग के पास आ रहा है सपोर्ट के लिए। तो कई सारे लोग नहीं मान रहे थे। क्लियर है? बाल गंगाधर तिलक ये लोग पहले ही से इस बात से बिल्कुल ही खफा थे। हालांकि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो जाता है, वो मर जाते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, तो कांग्रेस के बाकी लोग नहीं मान रहे थे, नहीं पूरा कांग्रेस नहीं मान रहा था ये जो गठबंधन हुआ था, ये समझ लीजिए तो गांधी जी और खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स का हुआ। मगर फिर हम लोगों ने देखा कि सितंबर 1920 में क्या हुआ, स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ। गांधी जी सबको मनाए कि साथ में रहने में भलाई है, माने यूनिटी जो है जरूरी है, जरूरत एक दूसरे का हम लोगों को है। तो सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ, और उसके बाद नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में हुआ, और उस नागपुर सेशन में एनसीएम का यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का एक रिजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पेश हुआ। क्या रिजोल्यूशन था असहयोग आंदोलन का? दिसंबर 1920 के नॉर्मल कांग्रेस, एक तो स्पेशल कांग्रेस का सेशन बुलाया गया जल्दी जल्दी में, और नॉर्मली दिसंबर 1920 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ तो वो नागपुर में हुआ। तो उस नागपुर सेशन में फिर एक चार्ट पेपर पे पूरा लिखा गया, प्लान तैयार किया गया कि असहयोग आंदोलन को कैसे कैसे लेके आगे चलना है, और यही प्लान नागपुर रिजोल्यूशन या नागपुर प्रस्ताव के नाम से जाना गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि नागपुर प्रस्ताव किस चीज से जुड़ा हुआ है, कौन से टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि असहयोग आंदोलन में क्या क्या करना था उसका खाका तैयार किया गया था, एक टॉपिक पूरा लिखा गया था, कैसे ऐसे लेकर के हम मूवमेंट को आगे चलेंगे, और वही प्रस्ताव, वही पेपर नागपुर रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्या क्लियर है? तो इसके साथ अब क्या हो जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जुड़ जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, क्योंकि ये खत्म हो गया टॉपिक, आपका खिलाफत मूवमेंट कंप्लीट हो गया, इसमें और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। यहाँ पे 8 जुलाई 1921 का जो एक बात लिखा हुआ है कराची कॉन्फ्रेंस वाला, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। देखिए इसमें सिर्फ एक बात था कि मोहम्मद अली ये नहीं चाहते थे कि कोई भी अंग्रेजों का मदद करे, तो इसीलिए मोहम्मद अली 8 जुलाई 1921 में कराची में कॉन्फ्रेंस था खिलाफत कमिटी का, तो उसमें जाके कह दिए थे कि ये मुसलमानों के लिए गैर धार्मिक है, इट इज रिलीजियसली अनलॉफुल फॉर क्या मुस्लिम पीपल। किसके लिए? तो क्या, क्यों, क्या रिलीजियसली अनलॉफुल क्या है, मतलब कि क्या गैर धार्मिक है मुसलमानों के लिए? तो अंग्रेजों के लिए सेना में काम करना मुसलमानों के लिए गैर धार्मिक है, ऐसा कराची कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली बोले थे। मौलाना मोहम्मद अली क्या बोले थे कराची कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी अंग्रेजों का सपोर्ट करे, है ना, इसीलिए वो बोल दिए थे कराची कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमेटी में कि मुसलमानों के लिए गैर धार्मिक है कि वो अंग्रेजी सेना में काम करें। यही बात था 8 जुलाई 1921। इसके बाद इनको पकड़ के सब जेल लेके चला गया था। क्लियर है? तो ये एक एक्स्ट्रा बात था। बाकी आपका खिलाफत कमेटी और खिलाफत मूवमेंट कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। ये साथ साथ चलेगा एनसीएम के। एनसीएम में ये लोग बड़ा रोल निभाएंगे और ऐसा यूनिटी दिखाएंगे हिंदू मुस्लिम एक साथ, जो ना तो पहले कभी देखा गया था और ना ही अब उतना ज्यादा यूनिटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अब एनसीएम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। एनसीएम माने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।